महारानी वर्सेस महारानी, ये मोदी जी की नीति है राजस्थान के अंदर। दिया कुमारी को खड़ा कर दो वसुंधरा के खिलाफ। हालात तो ऐसे हो गए कि यहाँ तक सुनने में आया कि वसुंधरा की कार को बीजेपी के ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती, आजकल बाहर सड़क पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उनको चल के अंदर जाना पड़ता है। ये भी एक प्रपंच हो रहा है आज की डेट में। मैंने कल भी बात की थी, बहुत दिनों बाद मैंने देखा कि जब हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक फुल लेंथ का एक एडिटोरियल है, फुल लेंथ का, टॉप से लेके बॉटम, तो नॉर्मली फुल लेंथ का एडिटोरियल आता नहीं है, हमेशा 2 या 3 भागों में बटा होता है वो। वो सारा एडिटोरियल ये था कि एक लबो-लुआब ये भी था उसके अंदर कि मोदी जी जितने छत्रा पे जिनको आप अवॉइड कर रहे हो, चाहे वो हिमाचल में थे, कर्नाटक में थे या छत्तीसगढ़ में थे, रमन सिंह का नाम था उसमें, या फिर शिवराज मामा है, वसुंधरा है, कि इन सबको साइडलाइन करके शायद आपने एक भ्रम पाल लिया है कि सारी भाजपा रूल जो स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स हैं, वो गुजरात है। कहता गुजरात का केस बिल्कुल अलग है, वहां पर तो आप विजय रूपानी को अलग कर दोगे तो कोई बोलने वाला नहीं, कोई चू करने वाला नहीं है। सारी कैबिनेट आपने बदल दी, एक एक बंदा आपने बदल दिया, नया लोग बिठा दिया और जीत भी गया। लेकिन उस पेपर ने यह भी लिखा कि अल्टीमेटली बाकी जो स्टेट्स में गुजरात नहीं है, वहां पर आपका होल्ड वैसा नहीं जैसे गुजरात में है। तो ये बातें कही थी, पर मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मोदी जी, एक बात और भी कही थी इस एडिटोरियल में कि मोदी जी शायद वही गलती फिर से करने जा रहे हैं जो उन्होंने कर्नाटक में की थी। शायद वो सीखना नहीं चाहते कि आप छत्रपों को बिल्कुल साइडलाइन करने के बाद आप अकेले कैसे जीत सकते हो अल्टीमेटली। ये बात उनकी सही थी, और इसीलिए जो बगावती सुर जो पनप रहे हैं, मुझे लगता है कि ये विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद तो ये बगावत और बड़ी हो सकती है। और उसमें हमारे हाईवे मैन भी हैं, गडकरी साहब की उनकी डॉक्यूमेंट्री आ रही है जहां उनको पूरा फुल स्केल पे फीचर किया जा रहा है। और ये सीधी चुनौती है मोदी को, देखा जाए तो, कि हाईवे मैन कौन है। हाईवे मैन मोदी नहीं है, हाईवे मैन नितिन गडकरी ही है। और ये इंप्रेशन भी है पूरे इंडिया में कि हाईवे कौन बनाता है, तो हाईवे गडकरी बनाता है। तो मोदी को दुख है कि फीते मैं काटता हूं, नाम जो है गडकरी का होता है। शर्मा जी, आपकी संपूर्ण टिप्पणी इस पूरे टॉपिक पर। जी सर, मेरा मानना ये है कि किसी भी व्यक्तित्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनका राजनीतिक चरित्र या राजनीतिक समय, जैसे आप बात कर रहे हैं मामा जी के बारे में, शिवराज जी के बारे में, उनका और मोदी जी का करीब करीब राजनीतिक सफर समकालीन है, एक ही समय में शुरू हुआ है। और मेरा मानना ये है कि राजनीतिक जीवन जब आप क्षितिज पर होते हैं तो बहुत लंबा नहीं चला करता। और वैसे भी जब हम इसको किसी चीज से तुलना करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2020 मैच में अगर 20 ओवर हैं तो ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, चाहे विजय वर्गीज हो, विजय राजे सिंधिया हो, मामा जी हो, इनके जीवन के 2020 ओवर मैच में 18 ओवर हो चुके और खत्म। उसमें 2 ओवर में 12 बॉल बाकी हैं, 3 बॉल भी हो चुकी हैं, 9 बॉल बाकी हैं। 9 में कौन सी वाइड होगी, कौन सी नो बॉल होगी और ये किस पे आउट हो जाएंगे, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि इनके विषय में जो आपने हेडिंग लिया अपना कि लावा धधक रहा है, लावा सर एक दिन में नहीं धधका करता, लावा को इकट्ठे होने में समय लगता है। अब आप विजय वर्गीस के बारे में बात करें तो 4 साल बंगाल में रहने के बाद बैरंग दिल्ली वापस आए। इसके पीछे उनके बेटे ने बैट भी चलाया। शिवराज जी को देख ले, जब शिवराज जी ने अपना जीवन राजनीतिक शुरू किया तो काफी प्रभावी ढंग से शुरू किया। मोदी जी ने शुरू किया तो बहुत प्रभावी ढंग से शुरू किया, पर 2000 आने के बाद जो सत्ता की पिपासा सिर चढ़कर बोली और उसमें ठीक गलत की परिभाषा जब खत्म हो गई और जब आप बार बार कहते हैं कि छत्रों का ध्यान नहीं रखा गया, तो मोदी जी सेकंड लाइन तो मानते ही नहीं है। आप बीजेपी का पुराना इतिहास देखें, कुशाभाऊ ठाकरे हुआ करते थे, नानाजी देशमुख हुआ करते थे, दीनदयाल उपाध्याय जी हुआ करते थे। कांग्रेस में देख लें, कांग्रेस में कितने अच्छे अच्छे लोग थे। कमला त्रिपाठी जी के बाद में
हेमवती नंदन बहुगुणा जी हुआ करते थे, बहुत सारी लाइन में आपको गिना सकता हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे थे जो अपनी पार्टी के झंडे को संभाल कर रखते थे, मजबूती से पकड़ कर रखते थे, कारण कि वो नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं होने देते थे। आज हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि नैतिक मूल्यों को हमने ताक पर रखकर सत्ता की मलाई को इस प्रकार से चाटना शुरू किया। हमें ये कहने को मजबूर होना पड़ा कि बीजेपी धर्म की अफीम को, वोटर को चटाने के लिए तैयार बैठी है, और बार बार आप उसकी विवेचना करते हैं। तो सर, इसकी जो लावा है, इसकी शुरुआत आज नहीं हुई। इस लावे की शुरुआत 2019 में शुरू हो चुकी थी। आप देखें, जो हिमाचल का है वहां विद्रोह भी हुआ, और नड्डा जी के अपने क्षेत्र में उनका क्या हाल हुआ, वर्मा जी के, प्रवेश वर्मा जी के अपने क्षेत्र में क्या हुआ। विरोध तो वहां मुखर विरोध था। आप कर्नाटका में देख लें, ये जो मुखर विरोध का एग्जाम्पल इन्होंने खुद ही सेट किया है। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, ना कांग्रेस की कोई उपलब्धि है। हां, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने अपनी एनर्जीज को रिकलेक्ट जरूर किया है। वो रिकलेक्शन के बाद जो उनकी शक्ति का ह्रास हुआ था, उसको उन्होंने दोबारा से शक्तिवान बनकर, कुछ जो पुरानी गलतियां थी उनसे सीख लेकर, उनको सामने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उन चीजों को करना शुरू किया जो वोटर को लुभाए नहीं, जो वोटर को लाभ दें। मामा जी ने तो जिस दिन इलेक्शन शुरू, जिस दिन डिक्लेयर हुआ, उस दिन सवेरे 450 रुपए में सिलेंडर देना शुरू कर दिया। अब वो इंप्लीमेंट कैसे होगा वो लोग नहीं देखते। ये जो लॉलीपॉप दिया जाता है ना, तो जनता आज इस विचार में आ चुकी है कि वो आपका पूरा एनालिसिस करते हैं। और ये आपकी स्टेटमेंट है, मेरी नहीं, कि एवरीबॉडी इज वॉचिंग एवरीबॉडी। हर एक वोटर, हर एक नेता को, किसी पार्टी विशेष नहीं, हर एक पार्टी के हर एक नेता का मनन चिंतन अपने मन में कर रहा है, और वो स्ट्रोक उस समय लगाएगा, वो गुब्बारे में पिन उस समय चुभाएगा जब उसके हाथ में मौका होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सारे के सारे वोटर आज सेंटर फॉरवर्ड बन चुके हैं। वो डी से गोल में कन्वर्ट तब करेंगे जब उनको ये लगेगा कि रक्षा पंक्ति जो है वो बेहद कमजोर हो चुकी। मैं बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूं। आज बीजेपी को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नेता नहीं है। मोदी जी खुद भी नहीं है। मोदी जी खुद अपनी साख लुटा चुके हैं। आज बीजेपी की ना साख बची है, ना वैसा व्यक्तित्व बचा है, ना वैसी धारणा है, ना नैतिकता है। आज हालात ये हो गए हैं कि ये कुनबा इतनी बुरी तरह से बिखर गया है, ये कहां से चुनाव में कैंडिडेट्स को लेके आएंगे? अच्छे कैंडिडेट्स कहां से आएंगे जब आप एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि साहब इसका बेटा जो है वो बल्ला मारता है? कैसे वोट का, कैसे टिकट दोगे आप परिवारवाद की बात करते हैं, सारे के सारे परिवारवाद में आप देखो लिप्त हैं, खुद से ही लिप्त हैं। और ऐसा नहीं कि आज नई बात है। राजनारायण उनका राजनाथ जी का बेटा कोई आज नया एमएलए नहीं बना, पुराना एमएलए है। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका बेटा भी एमएलए रहा। आज जो बिखराव है ये इतना ज्यादा हो चुका है, और इस बिखराव को हमने उतना सीरियसली लिया नहीं। कारण हमारे मन में भय था बीजेपी का, हमारे मन में मोदी जी का भय था। आज वो भय हर आदमी के मन से निकल चुका है। आज हर आदमी कह रहा है कि भेजो ईडी का सम्मान, देखते हैं आपको, मैं नहीं जाऊंगा। आप क्या कर लोगे? आप किसी बात को स्नब करना चाहते हैं तो उसकी भी एक सीमा है। अगर आप किसी को दबाना चाहते हैं उसकी भी एक सीमा है। आपने सीमा से अधिक वोटर के ऊपर दबाव लाद दिया, महंगाई का, बेरोजगारी का। तो ये लावा तो है, ये असल में फूटने ही वाला है। और ये जिस दिन वोटिंग होगी आपको प्रत्यक्षता नजर आएगा।
ये लावा फूटा हुआ नजर आएगा। और ये लावा जो है ये 2024 के लोकसभा को, इलेक्शन को भी एकदम इस रूप में ले आएगा। जैसे आज आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि कांग्रेस सर आगे है, कांग्रेस कोई एक दिन में आगे नहीं हुई सर। 135-37 दिन 3700 किलोमीटर चलना, मैं 8000 कदम रोज चलता हूं, मेरी टाइम बोल जाती है। और जो इनपुट किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, जो कांग्रेस ने गलतियां की उससे जो सीखी है कांग्रेस, राजनीति में जब सत्ता में आते हैं तो गलतियां होती हैं। मोदी जी की पार्टी ने उन गलतियों से कोई सीख नहीं ली, बल्कि दंभ से और भर गए। ये सारी परिणति होगी और इन सब के जो रिजल्ट्स आने हैं वो आपके सामने पहले से ही आपके मन में क्लियर है, निश्चित है वही रिजल्ट आएंगे, कोई दूसरे रिजल्ट आने वाले हैं नहीं। मेरा मानना ये है कि प्रगटीकरण जो है, जो आम वोटर को जो रिजल्ट ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देंगे या टीवी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जी उसकी डेट निश्चित है 3 दिसंबर। जी दूसरे चक्र में